यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। तो आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की द्वितीय पुस्तक मंदाकिनी का पाठ 1 के प्रश्नोत्तर। हिंदी गद्य का विकास पाठ है। तो हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार हुआ इसका पहले अपन अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब प्रश्नोत्तर करेंगे हिंदी गद्य के विकास। पहले है लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। भामा, दंडी, वामन, विश्वनाथ ने गद्य की परिभाषा के विषय में क्या कहा है, लिखिए। ये प्राचीन जो संस्कृत के पंडित थे, विद्वान थे, इन्होंने गद्य की क्या परिभाषा दी है। तो आचार्य भामा ने गद्य को स्वाभाविक अर्थात अकृत्रिम, व्यवस्थित, शब्दार्थ युक्त पदावली का है। भामा ने गद्य की क्या परिभाषा दी है कि स्वाभाविक, व्यवस्थित, शब्दार्थ युक्त पदावली गद्य कहलाता है। वामन ने कोई परिभाषा तो नहीं दी, किंतु गद्य कवियों की कसौटी है, ऐसा कहकर गद्य के महत्व का परिचय कराया है। वामन ने कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी, बल्कि गद्य की विशेषता बताई है कि गद्य कवियों की कसौटी है। आचार्य दंडी ने गद्य चरणों या पादों में अविभाजित तथा गण और मात्रा से रहित रचना माना है। दंडी ने गद्य की क्या परिभाषा दी है कि गद्य वह है जो चरणों अर्थात पाद में अविभाजित है, मतलब विभाजित नहीं है, गण और मात्रा से रहित है, वह रचना गद्य कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ ने भी गद्य की कोई परिभाषा नहीं दी है, केवल उसको काव्य मानते हुए 4 भेदों की सरसाप बताई है। आचार्य विश्वनाथ ने भी गद्य की कोई परिभाषा नहीं दी है, बल्कि उन्होंने 4 भेद बताए हैं गद्य के। दूसरा प्रश्न है, गद्य की सामान्य और सर्वमान्य परिभाषा क्या हो सकती है, पद्य और गद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चित रूप से कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, कुछ इस प्रकार उनकी परिभाषा दे सकते हैं। गद्य की सरल और सभी को मान्य परिभाषा यही हो सकती है कि शब्दार्थ युक्त भाषा को लोग साधारण बातचीत में प्रयोग करते हैं वही गद्य है। पद्य की भाषा साधारण नहीं होती है, उसमें चरण, छंद, ताल, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है। ध्यान देना, गद्य शब्दार्थ युक्त भाषा को लोग साधारण बातचीत में प्रयोग होता है वो गद्य है, लेकिन पद्य की भाषा साधारण नहीं होती है बल्कि असाधारण होती है। उसमें चरण, छंद, ताल, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है। गद्य और पद्य के बीच कोई स्थायी विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। आजकल की कविता भी गद्य की भांति छंद मुक्त और साधारण भाषा में रची जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गद्य आज हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का आधार बन गई? यदि हाँ तो कैसे, लिखिए। गद्य हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का आधार कैसे बनी है? आज का युग गद्य युग कहा जाता है। 2 व्यक्तियों के बीच साधारण बातचीत से लेकर गंभीर विषयों पर गोष्ठियों के आयोजन आदि सभी गतिविधियों में गद्य का ही उपयोग होता है। ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प, तकनीकी आदि ऐसे विषय हैं जहां ग्रंथ रचना से लेकर उन पर व्याख्यान आदि सभी गद्य के माध्यम से ही संभव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के आरंभिक विकास में किन संस्थाओं, व्यक्तियों तथा पत्र पत्रिकाओं ने योगदान किया, संक्षेप में लिखिए। अब हिंदी गद्य को विकास करने वाले कौन सी संस्थाएं, कौन से व्यक्तियों ने, कौन से पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो इस प्रकार है। हिंदी गद्य के आरंभिक विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों ने बहुत योगदान दिया। अपनी प्रचार सामग्री और उपदेश आदि के लिए उनको हिंदी गद्य की आवश्यकता थी, ईसाई धर्म प्रचारकों को। बंगाल में राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज 1828 में हिंदी में वेदांत सूत्रों का अनुवाद कराया।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज की गतिविधियों द्वारा स्वयं सत्यार्थ प्रकार की रचना हिंदी में करके हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उद्यत मॉडर्न ये हिंदी का पहला प्रमुख समाचार पत्र है जो 1826 में संपादित प्रकाशित होना शुरू हुआ था। इसके अलावा बनारस अखबार, शुद्धाकर, बुद्धि प्रकाश आदि पत्रों ने हिंदी के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग के आरंभ और हिंदी के विकास में उसके योगदान पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। आधुनिक युग में गद्य का विकास भारतेंदु युग से ही माना जाता है। तो भारतेंदु युग में गद्य का किस प्रकार आरंभ और विकास हुआ? अनेक विद्वानों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना है। यद्यपि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी गद्य में पहले से ही रचना कर रहे थे, लेकिन हिंदी गद्य को व्यावहारिकता प्रदान करने का श्रेय भारतेंदु तथा उनके समकालीन लेखकों को जाता है। भारतेंदु जी ने गद्य की भाषा को मध्य मार्गी बनाया, अरबी, फारसी और संस्कृत शब्दावली के बोझ से उतार फेंका और व्यवहारिक भाषा का राजपथ तैयार करके हिंदी के गद्य रथ को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। भारतेंदु जी के साथ ही देवकी नंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन आदि अनेक गद्यकार सामने आए जिन्होंने गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया या उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी गद्य के विकास के लिए योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। द्विवेदी जी ने भारतेंदु जी द्वारा तैयार की गई समतल मार्ग को पुष्टता और त्रुटिहीनता प्रदान की। मतलब मार्ग को इन्होंने पुष्ट किया, स्पष्ट किया, जो उसमें कमियां थी, त्रुटियां थी, उनको दूर किया। हिंदी गद्य को व्याकरण की दृष्टि से नियमित और नियंत्रित किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती ने हिंदी को अनेक प्रतिभाशाली लेखक प्रदान किए। हिंदी गद्य में विषयों का विस्तार हुआ। तो विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को देखने वालों से कि मेरे से जितनी हो सकती है अच्छी से अच्छी जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर बनाए हैं वो अच्छी तरह से पढ़ें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कहानी विद्या का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसी पाठ में गद्य के विकास में गद्य का एक भाग है, एक विद्या है कहानी। कहानी का विकास किस प्रकार हुआ? कहानी हिंदी गद्य की सबसे अधिक व्यापक और प्रभावशाली विद्या है। आधुनिक हिंदी कहानी की प्रथम रचना होने का श्रेय अनेक विद्वान दुल्लई वाली को देते हैं। कहानी में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। कथा वस्तु, पात्र, देश काल, प्रस्तुति कहानी के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। ये तो है कहानी के तत्व। कथा वस्तु, पात्र, देश काल, प्रस्तुति कहानी के प्रमुख तत्व माने गए हैं। कहानी की विकास यात्रा के 4 चरण माने गए हैं। पहला है उद्भव काल, दूसरा है विकास काल, तीसरा है उत्कर्ष काल, चौथा है प्रगति प्रयोग काल। हिंदी एकांकी विद्या का संक्षिप्त परिचय दीजिए। एकांकी हिंदी को पाश्चात्य साहित्य की देन मानी जाती है। इसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष को कलात्मक रूप से मंच का विषय बनाया जाता है। अब एकांकी कहते किसे हैं कि एकांकी मानव जीवन के किसी एक पक्ष को कलात्मक रूप से मंच का विषय बनाया जाना ही एकांकी कहलाता है। एकांकी के मुख्य तत्व है कथा वस्तु, पात्र, संवाद और रंग संकेत। एकांकी में स्थान, समय और कार्य की एक रूपता होना आवश्यक माना गया है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट को, सॉरी यहाँ पर
मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर घूंट लिखा हुआ है। एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है, जिसको जयशंकर प्रसाद ने 1916 में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी निबंध विद्या को संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी निबंध विद्या का परिचय देना है। निबंध शब्द का प्रयोग एक ऐसी गद्य रचना के लिए होना चाहिए जो बंधी हुई या व्यवस्थित और नियंत्रित हो, परंतु आज का निबंध इसका ठीक विपरीत रूप पा चुका है। आज का हिंदी निबंध बंधहीन स्वच्छंद भाव विचार प्रकाशन का माध्यम बन चुका है। निबंध में भाषा और शैली का विशेष महत्व रहता है। हिंदी निबंध के विकास के 3 चरण माने गए हैं। कौन कौन? पहला है भारतेंदु काल, दूसरा है द्विवेदी शुक्ल काल और तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी निबंध का बहुमुखी विकास हुआ है। भाषा, शैली, विषय आदि सभी दृष्टियों से निबंध ने स्वयं को प्रासंगिक बनाया है आधुनिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेखा चित्र विद्या का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रेखा चित्र क्या होता है उसके बारे में जानकारी। शब्दों की रेखाओं द्वारा पाठक के मन में उभारा गया किसी व्यक्ति का चित्र रेखा चित्र कहा जा सकता है। अब रेखा चित्र होता क्या है कि इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि शब्दों की रेखाओं द्वारा पाठक के मन में उभारा गया किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र रेखा चित्र कहा जा सकता है। रेखा चित्र रचना में किसी एक व्यक्ति को ही केंद्र में रखा जाता है। रेखा चित्र में लेखक में अनुभव को यथार्थता, संवेदनशीलता, भाषा के प्रयोग में दक्षता तथा सूक्ष्म निरीक्षण की योग्यता आवश्यक मानी जाती है। और पद्म सिंह शर्मा द्वारा पद्म पराग को हिंदी की प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। यह है पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचना लिखी गई पद्म पराग, जिसको हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्मरण किसे कहते हैं, संक्षेप में लिखिए। अब पहले संस्मरण की परिभाषा देखेंगे। संस्मरण एक प्रकार से लेखक द्वारा अपनी किसी पुरानी यादों को संजोना और साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करना। संस्मरण क्या है कि लेखक द्वारा अपनी जीवन की किसी पुरानी याद को संजोना और साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करना संस्मरण कहलाता है। यह संस्मरण किसी व्यक्ति स्थान के बारे में हो सकता है। संस्मरण लेखन में लेखक विषय की सूक्ष्म और साधारण बातों को ही आकर्षक ढंग से परिचित कराता है। हिंदी में विशिष्ट और साधारण सभी व्यक्तियों के संस्मरण लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मकथा विद्या का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब आत्मकथा किसे कहते हैं? लेखक द्वारा अपनी जीवनी लिखा जाना आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा लेखक जीवन की रुचियों, गुणों, दोषों तथा विचारों का पर प्रकाश डालती है। आत्मकथा लेखक को साहसी, आत्म प्रशंसा से दूर और संकोचहीन होना चाहिए। आत्मकथा लिखने वाले लेखक में ये गुण होने चाहिए। भारतेंदु जी ने ही अपनी आत्मकथा लिखकर इस विद्या का श्री गणेश किया। अब आत्मकथा विद्या की शुरुआत कहाँ से होती है? भारतेंदु काल में ही भारतेंदु जी ने ही इनकी शुरुआत की थी। यात्रा वर्णन की विशेषताओं का परिचय दीजिए। यात्रा वर्णन कहे या यात्रा व्रत कहे या यात्रा वृत्तांत कहे, एक ही बात है। अब ये क्या होता है कि इसका उत्तर होगा, लेखक द्वारा की गई यात्रा का विवरण देना और वर्णन किया जाना यात्रा वर्णन या यात्री व्रत कहा जाता है। यात्रा वर्णन एक प्रकार का संस्मरण ही होता है। यात्रा के मध्य लेखक को हुए अनुभव, प्रभाव और परिचय यात्रा व्रत को मनोरंजक और विश्वसनीय बनाते हैं। यात्रा वर्णन पाठकों को भी यात्रा करने को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
रिपोर्टाज का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ध्यान देना, यह भी कभी कभार पूछा जा सकता है। रिपोर्टाज कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यह रिपोर्ट का ही साहित्यिक रूप है। रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्ट का साहित्यिक रूप ही रिपोर्टाज है। किसी घटना, तथ्यों तथा उपस्थित व्यक्तियों के विचारों को रोचक शैली में प्रस्तुत करना रिपोर्टाज कहलाता है। दूसरे महायुद्ध, बंगाल के अकाल आदि ने रिपोर्टाज को हिंदी गद्य साहित्य का अंग बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साक्षात्कार विद्या का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब साक्षात्कार क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों, घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और नेतागण आदि से किसी विषय पर प्रश्नोत्तर शैली में उनके विचार जानना और उन्हें एक साहित्यिक रचना के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? साक्षात्कार। समाचार पत्रों और दूरदर्शन पर इस विधा को प्राय पढ़ा और देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान सामाजिक परिवेश में हास्य व्यंग्य विधा के महत्व पर प्रकाश डालिए। हास्य व्यंग्य विधा भी हिंदी गद्य की विधा है। हिंदी में हास्य व्यंग्य की विधा भारतेंदु काल से ही चली आ रही है। हास्य व्यंग्य विधा की शुरुआत कब से हुई? भारतेंदु काल से। हास्य और व्यंग्यकार अपनी रचना द्वारा समाज में व्याप्त आडंबर, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, स्वार्थवादिता आदि विसंगतियों पर अप्रत्यक्ष लेकिन रोचक भाषा शैली में प्रहार करता है। यह केवल मनोरंजन करने वाली विधा नहीं है, अपितु यह सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जनमत तैयार करने वाली विधा भी है। आज के परिवेश में इसके महत्व को इनकार नहीं किया जाता है और हिंदी के प्रमुख जाने माने व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई। हास्य व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न आता है, गद्य काव्य विद्या का संक्षिप्त परिचय दीजिए। गद्य काव्य क्या होता है? गद्य काव्य में लेखक अपने कथ्य को कविता जैसा सरस भावात्मक बनाकर गद्य में प्रस्तुत करता है। इसमें कोई विशिष्ट विषय नहीं होता है। ये रचनाएं प्राय आकार में छोटी होती हैं। वाक्य रचना में लय, अलंकार, गीति तत्व, भाव विभोरता आदि उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिशर विधा क्या है? संक्षिप्त परिचय दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में यह पूछा जाता है फिशर के बारे में। यह विधा अभी अभी पत्र पत्रिकाओं के स्तंभों में अधिक दिखाई दे रही है। फिशर द्वारा लेखक किसी स्थान का सजीव वर्णन प्रस्तुत करता है और फिशर को रूपक भी कहा जाता है। फिशर में प्रस्तुत कथा के साथ एक अंतर कथा भी साथ साथ चलती है। मुख्य कथा के साथ साथ एक अंतर कथा साथ साथ चलती है फिशर में। फिशर लेखक का उद्देश्य स्थान विशेष का सर्वांगीण परिचय कराना होता है। फिशर विधा हिंदी गद्य साहित्य में धीरे धीरे अपना स्थान बना रही है। तो विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल एक भी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है। आराम से इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। अगला निम्नात्मक प्रश्न आता है, आधुनिक जीवन शैली में गद्य की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। हमारे आधुनिक जीवन में गद्य का महत्व क्या है, उसको बताना है। आज का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक जीवन इतना विस्तृत व बहुमार्गी हो चुका है कि परस्पर विचारों के आदान प्रदान, सूचनाओं के संग्रह, उपयोगी साहित्य के प्रकाशन, ज्ञान के संग्रहण आदि के लिए हमें पग पग पर गद्य भाषा का सहारा लेना पड़ता है। शासना आदेश हो या धर्माचार्यों की व्याख्यान हो, नेताओं की भाषण हो या व्यावसायिक गतिविधियां और चाहे वैज्ञानिक गोष्ठियां, सभी को हिंदी में गद्य को अनिवार्य सहयोग लेना पड़ता है। कल्पना कीजिए यदि हिंदी गद्य का आज इतना विकसित और सक्षम नहीं होता
तो हमारी हिंदी भाषा समाज की क्या दशा होती। अतः हिंदी गद्य आज के समाज की आकांक्षाओं, भावी योजनाओं, सपनों तथा संबोधनों की भाषा बन गई है। कई विदेशी और देशी भाषा का गद्य उसका स्थान नहीं ले सकता है। ये तो है गद्य विकास का उपयोगिता या महत्व। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य किन किन सोपानों और योगदानों से वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ। मतलब हिंदी का विकास, हिंदी गद्य का विकास किस सोपानों में, किसके योगदान से हुआ। भारतेंदु युग से हिंदी गद्य के विकास का आरंभ होता है। पहले इतना हिंदी गद्य का विकास नहीं हुआ था, सामान्य से गद्य लिखा गया, बिल्कुल अल्प मात्रा में। इससे पूर्व हिंदी गद्य अत्यंत अविकसित स्थिति में था। भारतेंदु जी ने ही हिंदी गद्य को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया, उसे ऐसी भाषा प्रदान की जिसके विकास की संभावनाएं थी। उन्होंने हिंदी गद्य में नए नए विषयों का समावेश भी किया। भारतेंदु जी के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य को संवारा। उन्होंने इसे व्याकरण सम्मत बनाया, उसे मानक रूप प्रदान किया, भाषा के साथ ही नए विषयों पर स्वयं भी गद्य निर्माण किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और अनेक लेखकों को प्रोत्साहित किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य की बहुत बड़ी सेवा की। शुक्ल जी की गद्य क्षेत्र में पदार्पण से हिंदी गद्य में प्रौढ़ता और पारमाणिकता आई। गंभीर विषयों पर निबंध रचना, समालोचन, शैलियों की विविधता आदि का आगमन हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के योगदान से। इनके पश्चात तो अनेक मेधावी, प्रतिभाशाली और नवे प्रयोगकर्ता गद्यकार सामने आते गए और आज भी विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण विद्या में क्या अंतर है और समानता है, स्पष्ट कीजिए। इनमें अंतर क्या है और समानता क्या है। रेखा चित्र लेखक शब्द संकेतों से हमारे मन में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्र सा उतार देता है। हमें लगता है जैसे वह व्यक्ति हमारे सामने सशरीर उपस्थित है, जी रहा है और कार्य कर रहा है। ऐसा रेखा चित्र में होता है। व्यक्ति ही नहीं, रेखा चित्रकार किसी वस्तु, स्थान को भी हमारे मन में साकार कर सकता है। संस्मरण व्यक्ति प्रधान रचना होती है। उसमें लेखक स्वयं अपने विगत जीवन की यादों को पाठकों में साझा करता है। संस्मरण भी किसी व्यक्ति या स्थान के बारे में हो सकता है। रेखा चित्र और संस्मरण लेखक दोनों एक जैसी भाषा शैली का प्रयोग करते देखे जाते हैं। दोनों में ही यथार्थ अनुभव, संवेदनशीलता, कलात्मक प्रस्तुतिकरण की क्षमता, सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति आदि गुण होना आवश्यक है। ये दोनों में समानता है। ऊपर जो बताया है वो रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर है। तो विद्यार्थियों मित्रों, आपको ये हिंदी गद्य का विकास पाठ के प्रश्नोत्तर कैसे लगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।